एक व्यक्ति जो पेशे से व्यापारी होता है अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि कामकाज की वजह से वो ज़्यादातर बाहर रहा करता है। उसकी जो पत्नी होती है उससे कहने लगती है, अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते तो बच्चों का ट्यूशन लगा दीजिए। दोस्तों, वहीं पर एक लड़की इन्हें मिलती है और उस लड़की को इन बच्चों को पढ़ाने का जुम्मा दे दिया जाता है। वो लड़की इनके घर पर ही आकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। पिछले 7 सालों से वो ऐसा ही कर रही होती है। लड़की से उसके घर वाले जब शादी के लिए कहते तो वो घर वालों से साफ मना कर दिया करती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी लड़की की डेड बॉडी दिल्ली से दूर राजस्थान के ततारपुर में एक पुल के नीचे बोरे के अंदर बंद मिलती है। यहाँ पर हुआ क्या था, किसने ऐसा किया था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना 16 मार्च 2022 की है। राजस्थान के ततारपुर के पुल के नीचे एक बोरा जो प्लास्टिक का होता है वो लोगों को दिखाई देता है और उसे देखने के बाद वहां पर हंगामा मच जाता है। आनन फानन में ही राजस्थान के ततारपुर की पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है, उसे खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस बोरे को खोल कर देखा जाता है तो उसमें एक लड़की की डेड बॉडी होती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उस महिला के फोटोग्राफ्स खींचते हैं और डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। चारों तरफ वो फोटोग्राफ सर्कुलेट किए जाते हैं कि किसी महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है या कोई और बड़ा मामला है। चारों तरफ से छानबीन की जाती है। लगभग 48 घंटे का समय बीत जाता है। 48 घंटों तक कोई भी सुराग नहीं मिलता, ना तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती, ना ही और किसी तरह का कोई मामला मिलता। दोस्तों, अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा होता है। पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाती है, CCTV कैमरों को खंगालती है। तो एक होटल पर CCTV कैमरा लगा होता है, वहाँ पर पता चलता है कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी यहाँ पर कई बार घूमती हुई दिखाई देती है, जो इधर उधर आती जाती दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर उस सफ़ेद रंग की गाड़ी की तलाश की जाती है तो वो दिल्ली नंबर की होती है और एक टूल पर उसका नंबर साफ दिखाई दे देता है। दोस्तों, उसके बाद जब उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो गाड़ी है वो किसी सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, इधर दिल्ली में भी ये खबर भेज दी जाती है कि किसी महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है क्या, तो पता चलता है कि एक प्रियंका नाम की महिला है जो 14 मार्च से ही गायब है। वो घर से ATM में पैसे निकालने के लिए आई थी और उसके बाद से उसका पता ही नहीं। उसके पिता ने ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ जोड़कर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। गाड़ी सुनैना के नाम है और जो लड़की है जो गायब है उसका नाम प्रियंका है। और जब प्रियंका के पिता को ये फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं तो तुरंत ही वो पहचान लेते हैं कि ये तो हमारी बेटी है। दोस्तों, अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस बेटी को मारकर ततारपुर पहुंचाने वाला कौन है। अब चारों तरफ पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, दोनों कड़ियों से यहां पर बातचीत करने लगती है, सुनैना के घर पहुंच जाती है और जब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है जो प्रियंका है पिछले 7 सालों से सुनैना के घर में एक ट्यूशन टीचर है। सुनैना के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करती है। अब यहाँ पर सुनैना से जब पूछताछ की जाती है कि 14 मार्च को तुम्हारी गाड़ी ततारपुर में क्या कर रही थी, वहाँ पर किस लिए गई थी, तो वो यहाँ पर ज़्यादा सवाल जवाबों में नहीं गिरती, वो सीधे तरह से जवाब देती है और वो यही कहती है कि मुझे नहीं पता, ये सब तो मेरे पति को पता होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके पति के बारे में भी जाँच पड़ताल की जाती है। जो पति होता है उसका नाम कपिल होता है। वो फिलहाल कामकाज के जरिए बाहर गया हुआ होता है। उसे
फ़ोन करके बुलाया जाता है। जब कपिल घर पर आ जाता है तो उससे भी पूछताछ की जाती है, तो कपिल यहाँ पर पुलिस के सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आता है और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल कपिल एक बिजनेसमैन हुआ करता है। उसकी पत्नी उससे जिद करती है कि हमारे बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत है, उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी टीचर को देखिए। उसके बाद यहाँ पर प्रियंका को देख लिया जाता है और प्रियंका इनके घर पर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। ट्यूशन के साथ साथ प्रियंका की नज़दीकियाँ यहाँ पर इस कपिल के साथ होने लगती हैं और कपिल के साथ ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब तो कपिल इसका हर तरह से खर्चा उठाने लगता है और कपिल के साथ ये रंगरलियाँ मनाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही कहीं कपिल की पत्नी सुनैना को ना पता चल जाए तो जब भी रक्षाबंधन आया करता तो इन बच्चों को ये प्रियंका राखी बांधा करती और कहती कि मैं तुम्हारी भुआ हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सुनैना को भी ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसा संबंध नहीं है, बड़े आराम से कामकाज चल रहा होता। धीरे धीरे करके लगभग 7 सालों का समय बीत जाता है। इन 7 सालों के बीच में कई बार जो प्रियंका के घर वाले होते हैं उससे शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये शादी के लिए साफ मना कर दिया करती। अगर घर वाले कहीं ज़बरदस्ती इसके लिए लड़का भी देख लिया करते तो उस लड़के से ये कपिल से बातचीत करवा दिया करती और उससे कहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। क्या होता है, जब कपिल अपनी पत्नी सुनैना की तारीफ कर रहा होता है तो प्रियंका को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो कपिल से यही कहती है कि तुम इसकी तारीफ ज़्यादा मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इसे सौतन की तरह देखती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कपिल एकदम हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियंका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मुझ में से और अपनी पत्नी में से एक को चुनना होगा, या तो मुझे मार दो या अपनी पत्नी को मार दो। वो कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं मार सकता, तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहो। लेकिन यहाँ पर प्रियंका उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर रहने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे दूसरी पत्नी का दर्जा दे दो और अपने साथ रखो। लेकिन कपिल यहाँ पर भी नहीं मानता, वो अपनी पत्नी से डरता है और कहता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, प्रियंका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आकर उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे 50 लाख रुपए दे दो, जिससे मैं अपने घर चली जाऊंगी, कहीं पर अपना घर बसा लूंगी। अब यहाँ पर जो कपिल है वो एकदम से टूटने लगता है। यार, किया जाए तो क्या किया जाए, वो तो चारों तरफ से फंस जाता है। या तो वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाए या इस अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाए। अब वो करे तो क्या करे। फिर वो हार थक कर अपनी पत्नी सुनैना को पूरा वाक्य बता देता है कि सुनैना, इस तरह का मामला हो चुका है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन अब मेरे वो लड़की गले की हड्डी बन चुकी है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि तुम्हें करना क्या है, उस प्रियंका को ही रास्ते से हटा दो। यही सबसे सरल और आसान तरीका, ना तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ना ही कुछ और काम करना पड़ेगा। जबकि कपिल यहाँ पर प्रियंका के ऊपर लगभग 40 लाख रुपए पहले ही खर्च कर चुका था उसकी खूबसूरती के लिए, और उसे खाने पिलाने के लिए, घुमाने के लिए लगभग 40 लाख रुपए वो पहले ही खर्च कर चुका होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर कपिल अपनी पत्नी सुनैना की बात मान जाता है और बात मानकर वो फिर प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही 14 मार्च 2022 का दिन चुना जाता है। अब कपिल यहाँ पर प्रियंका के पास फ़ोन करता है और उससे यही कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ पर मेरे साथ में चलो। प्रियंका खुश होती है और अपने पिता से यही कहकर घर से निकलती है कि मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद जो बेटी है वो वापस कभी लौटती ही नहीं। दोस्तों, जैसे ही वो एटीएम से पैसे निकालकर बाहर निकलती है, सामने कपिल अपनी गाड़ी को लेकर खड़ा होता है। उसमें उसकी पत्नी होती है और 2 उनके नौकर भी बैठे होते हैं। अब यहाँ पर प्रियंका गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो दिल्ली से बाहर की तरफ निकलते हैं और सीधे राजस्थान के ततारपुर के एरिया में पहुंच जाते हैं, रात होने वाली होती है और तभी यहाँ पर जो 2 नौकर होते हैं एक रस्सी लेते हैं और रस्सी से चलती हुई गाड़ी में ही प्रियंका के गले को दबा दिया जाता है। जो उस गाड़ी में साउंड होता है उसको बहुत तेजी के साथ कर दिया जाता है जिससे कि इसकी आवाज़ ना निकले। बाकी यहाँ पर उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया जाता है और
फिर यहाँ पर उसे तड़पा तड़पा कर गाड़ी में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद गाड़ी में ही उसे बोरे में पैक कर दिया जाता है। ये लोग राजस्थान के ततारपुर में एक पुल के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां ऊपर से ही इस बोरे को जमीन में नीचे फेंक दिया जाता है। और उसके बाद 16 मार्च 2022 को लोगों को जब ये बोरा दिखाई देता है तो यहाँ पर इस मामले का खुलासा होता है। पुलिस इसकी तह तक पहुँचती है। पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कपिल, उसकी पत्नी सुनैना और 2 उनके नौकर होते हैं। चारों लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, उसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चल जाता है और कोर्ट के अंदर चलते चलते एक दिन फैसला भी होता है और इन लोगों को सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ट्यूशन टीचर का इस तरह से अंत हो जाता है और अब यहाँ पर जो कपिल है उसके बच्चे भी अनाथ होकर रोड पर ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। जब इंसान पहले किसी से मिलता है तो बस वो ऐसे मिलता है कि बस इसके साथ मैं अपने मन के काम को कर लूं और उसके बाद इसे छोड़कर चला जाऊं। यहाँ पर भी कपिल यही चाहता था कि इसके साथ मैं मस्ती कर लूं और उसके बाद छोड़ दूं, लेकिन ये जो लड़की होती है प्रियंका, उसके गले की हड्डी उसे बनती हुई दिखाई देती है और उसके बाद ये 4 लोग मिलकर इतने बड़े क्राइम को कर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमल सिंह का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गुसाई जी, लाजवाब स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजू अहमद जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम निहोर यादव जी, बहुत सुंदर कहानी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश यादव जी, जबरदस्त, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स बिमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष साहा, कैसे इतनी अच्छी कहानियाँ बना लेते हो भैया, मुझे भी सिखा दो। भैया जी, इसमें सीखना कुछ नहीं है, हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं और लोगों से संपर्क भी साधते हैं और फिर इस तरह की कहानियाँ हम ढूंढकर आपके बीच में लेकर आते। बहुत सारी मेहनत इन कहानियों में लगती है, काफ़ी समय इनको सर्च करने में लगता है, उसके बाद इन्हें बनाने में भी काफ़ी समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है भैया। राम गुसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम। प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं कि बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, लड़की ने गलत किया, लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, उसके बाद राम निहोर जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर लाल बेद जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अहमदाबाद से हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से यहाँ पर हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, उसके बाद में सुमीर सिंह जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आते हैं दोस्तों, बहुत सारे कमेंट हैं इस वीडियो पर। उसमें सबसे पहला जो कमेंट आता है बॉम्बे बॉय का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर बनर्जी का कमेंट आता है, हसन मसीन का कमेंट आता है, अनुषा बिरवाल जी का कमेंट आता है, मनीष मिश्रा जी का कमेंट आता है, कमता पटेल जी कमेंट करते हैं, 15 यादव जी कमेंट करते हैं, अनिल सत्या जी कमेंट करते हैं, गौतम गोस्वामी जी कमेंट करते हैं, राजू साहा जी कमेंट करते हैं, विक्की खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मलूना जी हमें कमेंट करते हैं, निर्मल यादव जी कमेंट करते हैं, ईसा कुरैशी जी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद गोवर्धन रावत जी हमें कमेंट करते हैं, पूनम देवी जी हमें कमेंट करती हैं, ललता प्रसाद जी हमें कमेंट करते हैं, पिट्टू शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, पुष्पा इक्का जी हमें कमेंट करती हैं, पृथ्वी महतो जी हमें कमेंट करते हैं, मान जी हमें कमेंट करते हैं, राम प्रकाश तिवारी जी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधना वर्मा जी, गोकुल जी हमें कमेंट करते हैं, शंकर कुमार जी, महेश महतो जी, संजय दीक्षित जी, तहवीद अंसारी जी, दिनेश जी हमें कमेंट करते हैं, निर्मल चंद्रा जी हमें कमेंट करते हैं, जगदीश चंद जी कमेंट करते हैं, राजेंद्र जी कमेंट करते हैं, आर के यादव जी भी कमेंट करते हैं, ओ प्रकाश सिंह जी कमेंट करते हैं,
देवरन राजपूत जी कमेंट करते हैं, जोहन लाल जी कमेंट करते हैं, गुलशन श्याम जी कमेंट करते हैं, और उसके बाद में छम्परस्वाद दुर्गे जी कमेंट करते हैं, धीरज जी कमेंट करते हैं, राजा खान जी कमेंट करते हैं, उसके बाद में गुरकृष्ण पटेल जी कमेंट करते हैं, गुंजन कपसे जी कमेंट करते हैं, फतेह SK जी कमेंट करते हैं, राम प्रकाश तिवारी जी, ललित कुमार देवगन, गोवर्धन पांडे जी, पप्पू भाई, पप्पू भील जी, राजेश यादव जी, एक बार मीर जी, शायद इब्राहिम जी हमें कमेंट करते हैं, उसके बाद राहत मुरजई जी हमें कमेंट करते हैं, सुनील जैन जी, फिरोज जी कमेंट करते हैं, राजकुमार ठाकुर जी, राजकिशोर राउत रॉय जी, पूनम सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, देवेंद्र सिंह प्रताप सिंह जी, प्रेम सिंह मीना जी, कमलेश नाथ गोस्वामी जी, और टीकम शर्मा जी, और उसके बाद में कुमार केसी जी। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिन साथियों का नाम हमसे अगर छूट भी गया है तो अगले वीडियो में उनका नाम हम जरूर लेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।